will explain Kingdom of Ruin episode number 3। कहानी की शुरुआत में हम डरोका के पास्ट को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस ने हमला कर दिया था। डरोका ये सारी चीज़ें देख के हैरान थी। तभी वहाँ पे मिया नाम की एक लड़की आती है। वो डरोका को बोलती है कि डरोका तुम्हें यहाँ से जाना होगा। डरोका बोलती है कि हमने तो ह्यूमंस की हेल्प ही की थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से नहीं जा सकते। तो डरोका को मिया बताती है कि SDAM मशीन से मैजिक सुप्रेस कर दिया गया है, जिसके कारण अब कोई भी विच अपने मैजिक को यूज़ नहीं कर सकती है। मिया डरोका को मैडम ओफेलिया के पास जाने के लिए बोलती है और उसे मैडम ओफेलिया के मेंशन का पता देती है, बट डरोका मिया के साथ ही जाना चाहती थी। डरोका मिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, बट मिया उससे समझा के एक पपेट की मदद से मोटिवेट करके वहाँ से भेज देती है। तभी कुछ ह्यूमंस वहाँ पे आके मिया को पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं और गोली की आवाज़ डरोका भी सुन लेती है, बट डरोका बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डरोका को गोली लग चुकी है और वो एडोनिस की आंखों के सामने ही मर रही है। बट अब एडोनिस उससे पूछ रहा होता है कि प्लीज मुझे बताओ कि आखिर मैं क्लोई को कैसे वापस ला सकता हूँ। और डरोका उसे पकड़ के बोलती है कि मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, हम सारी विचेस। और इतना बोलते ही वहाँ पे बहुत सारी गोलियां चलने लग जाती हैं। ह्यूमंस वहाँ पे पहुँच चुके हैं और एडोनिस वहाँ से दूर जाके गिरता है। एडोनिस बोलता है मुझे पता था क्लोई को वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी एक इंसान उसे बोलता है ए डीमन, हम तुम्हें मार देंगे। गोलियां चलने लग जाती हैं, बट एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक रिवर्स का इस्तेमाल करता है और सारी गोलियां वहां उस बैरियर पे रुक जाती हैं और रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स होने के बाद वो गोलियां उसी स्पीड से जाके ह्यूमंस को लगती हैं और बहुत सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं। देन हमें एजेंट इकॉर्ड को दिखाया जाता है। एजेंट इकॉर्ड एडोनिस की तरफ गोली चला देती है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, बट एडोनिस को कुछ भी नहीं होता और एडोनिस उस बुलेट पे अपने गिगेंटिफिकेशन रिवर्स मैजिक का यूज करके उसे रिवर्स करके बहुत बड़ा कर देता है। वो बुलेट सीधा जाके एजेंट इकॉर्ड को लगती है और देन उसका आधा शरीर उसकी वजह से उड़ गया था। देन एडोनिस आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम कीड़े मकोड़े, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मैजिक को हरा दोगे? और तुम्हें क्या लगा था क्लोई को मार के तुम लोग क्या बहुत आराम से जियोगे? और दोस्तों यहाँ पे एडोनिस का माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब वो एक आखिरी ह्यूमन को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। यामाटो ये सारी चीजें होते हुए देख रहा था। देन हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि मैजिक फोटोन सुप्रेसर मशीन के पास आ चुकी थी और वो सोच रही होती है कि इस मशीन के ऑन होते ही हम एडोनिस को हरा देंगे। और यूकी अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और सोचती है कि अब वो उसकी हेल्प कर पाएगी और चिल्लाते हुए बोलती है जल्दी से मशीन ऑन करो। बट तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और एक औरत जिसका नाम थीटा समंथा था यूकी को बोलती है कि मुझे पता था गर्म खून वाली तुम यहाँ पे जरूर आओगी। और ये लोग नेशनल साइंस ब्यूरो के साइंटिस्ट थे और थीटा नेशनल साइंस ब्यूरो की जर्नल थी। थीटा यूकी से बोलती है कि मैं इस मशीन को ऑन करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। देन थीटा यूकी के फ़ोन से यामाटो को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो यामाटो को बताती है कि इस मशीन को हमें ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि साइंस ने इंसान को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं, इंसान की ज़िंदगी में रोशनी भरी है, बट हर चीज़ का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। और ऐसी ही एक चीज़ है साइंस पार्टिकल, जिसके कारण सेलुलर डिसफंक्शन डिजीज़ हो जाता है और इस डिजीज़ में ह्यूमन की कोशिका अपने आप ही मरने लग जाती है और फिर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। यामाटो बोलता है 10 साल पहले विच हंट करने वाले सैनिकों को इसी प्रकार की एक बीमारी हो गई थी और बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए थे, लेकिन इस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। थीटा बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। और तो और अब ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है और अब विचेस नहीं है जो नेचर और इन्वायरमेंट को फिर से ठीक कर दें। इस वजह से इंसान की बॉडी के ऊपर इन रेज का अब बहुत ही बुरा प्रभाव होगा और अगर ये मशीन ऑन हुई तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, वो भी इस डिजीज के कारण। यामाटो थीटा की बातों पे विश्वास नहीं करता तो थीटा बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि इंसानियत के लिए लड़ने वाला
एम्परर कैसा है। और इस टाइम पे यामाटो को एम्परर की बीमारी का असली कारण समझ में आता है, जो कि SDAM मशीन थी। जैसे ही थीटा यूकी को फोन वापस करने जाती है, वहाँ से बहुत तेजी से चली जाती है और वो मन में सोचती है कि हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है, हमें इस मशीन को ऑन करना ही होगा अपने एम्पायर के लिए। थीटा उसे रोकने की कोशिश करती है और बाकी सबको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और यूकी मशीन को ऑन कर देती है। और मशीन के ऑन होते ही एडोनिस को दिखाया जाता है। एडोनिस का मैजिक एक्सप्रेस हो जाता है और उसकी कोयल गिर जाती है। ये नज़ारा स्क्रीन पे यामाटो देख रहा होता है। वो थीटा को फ़ोन पे पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ। थीटा बोलती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट हम देखते हैं कि थीटा और यूकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। थीटा यामाटो से कहती है कि अपने सामने देखो, क्या उस आदमी को तुम बिना मैजिक के नहीं हरा सकते, और तुम्हें अपने रेडिया एम्पायर के लिए उस आदमी को मारना ही होगा, और अपने एम्पायर के लिए हम रेडिया लोग कुछ भी कर सकते हैं। यामाटो एडोनिस को मारने के लिए बहुत सारे सिपाहियों को भेजता है। एडोनिस जब ये देखता है तो वो अपनी क्विल को उठाने के लिए जाता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ चुके थे और एक बिल्डिंग वहाँ पे गिरने वाली थी। वो बिल्डिंग गिर जाती है और एडोनिस तक सिर्फ एक ही सिपाही पहुँच पाता है और वो अपनी बंदूक का ब्लेड निकालता है एडोनिस को मारने के लिए। एडोनिस सोचता है कि शायद यही मेरा अंत है और अब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मैं आखिरकार क्लोई के पास होऊंगा। तभी वो लड़की एडोनिस का सर काट देती है और उस धूल से बाहर निकलते हुए अपने साथियों की तरफ बढ़ती है एडोनिस का कटा हुआ सिर लेके, और वो उन्हें दिखाती है कि हमने कर दिखाया, हमने अपने दुश्मन को मार गिराया। उसके बाद NSP लोगों की हेल्प करने के लिए जाती है और जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उन सब चीज़ों को हटाने का काम करती है। यामाटो स्क्रीन से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि जिसने एडोनिस को मारा है ये तो काफ़ी जंग है। तभी उसके जूनियर आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हम इस लड़की की आइडेंटिटी निकालें, बट यामाटो इस चीज़ को इग्नोर करके बोलता है कि अभी तुम जाओ, पहले जाके देखो कि थीटा और यूकी के साथ वहाँ पे क्या हुआ है। और वो सोचता है कि हमारा एम्पायर बहुत ही ताकतवर है। देन हमें थीटा और यूकी को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही गंभीर थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि गैथो अपनी स्पीच दे रहा है और बोल रहा है कि 10 साल पहले हमने जिस बच्चे को विच के हाथों से छुड़ा के जेल में बंद कर दिया था, उसने यहाँ आके इतनी सारी तबाही मचा दी, लेकिन जो गलती हमने की थी उस गलती को सुधार लिया गया है और उस लड़के को मार दिया गया है। और ये सारे हालात बहुत ही बुरे थे, इनसे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। और इतने 10 सालों के बाद भी नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लड़का कैसे जादू का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि वो तो विच भी नहीं था। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गैथो अपनी बीमारी के कारण बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट के इस्तेमाल करके ही स्पीच दे पा रहा है। गैथो बोलता है कि इस दुनिया से भगवान खत्म हो चुका है, हमने उसे खत्म कर दिया है और अब नया भगवान जो है वो हमारा एम्पायर है और हम लोग हैं। और गैथो की ये स्पीच फोन पे एक लड़की देख रही थी। तभी हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ का एक बच्चा एडोनिस के चलते मारा गया था। टीचर बच्चों से कुछ बात कर रहे होते हैं और इसी स्कूल में वो जो लड़की हमने एरी देखी थी वो भी पढ़ती है। और एक बच्चा टीचर से पूछता है कि आखिर वो लड़का इंसान होने के बावजूद भी बीच की साइड क्यों था, तो टीचर बोलते हैं कि शायद उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा इसलिए। तभी हम एरी को देखते हैं। एरी के पास उसकी एक दोस्त आती है, वो उसे बोलती है मैंने देखा था तुमने क्या किया। एरी बोलती है कि मैंने जो किया वो एक नॉर्मल रिएक्शन था जो कि कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में कर सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि एरी अपने BF की समाधि पे जाती है उसको श्रद्धांजलि देने। देन हमें दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। एरी का बॉयफ्रेंड एक बिल्डिंग के नीचे दब गया था। एरी उसे निकालने की कोशिश करती है बट वहाँ पे एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है और एरी अपने BF से माफ़ी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। एरी का BF उसे बुलाता है और वो बोलता है कि पहले तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एरी सोचती है कि मैं कितनी वर्स्ट हूँ, मैंने उसे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था। देन वो अपने फ़ोन में एडोनिस की फ़ोटो देखते हुए बोलती है कि ये विच का अप्रेंटिस भी बहुत ही स्मार्ट है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही शर्मनाक है। एरी जल्दी से अपना फ़ोन छुपाने लगती है तो ये आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे अपने पास रख सकती हो, लेकिन ये चीज़ें तुम किसी और को मत दिखाना, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। एरी यहाँ पे डरने लग जाती है क्योंकि वो देख लेती है कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है
और वहाँ से जाने की सोचने लगती है। ये आदमी बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट पे ही हम देखते हैं कि वो इंसान किसी को फ़ोन करके उस लड़की एरी की लोकेशन दे देता है और बोलता है कि उसको जो है तुम लोग पकड़ लो और एनएसबी के हवाले कर दो। देन हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम ओजी है और ये नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है। ओजी फ़ोन पे एक मिस चार्मी नाम की लड़की से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि जब मैं वहाँ आऊँगा तो तुम्हें मुझे किस करना होगा और साथ ही एक हक भी देना होगा। तभी हमें चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है मेरा बॉस रोज ही मुझे हरास करता है और मन में सोच रही होती है कि बस जल्द से जल्द मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। चार्मी एडोनिस की बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और हमें पता चलता है कि एडोनिस की बॉडी तो जस्ट एक डमी है। तो क्या एडोनिस अभी भी जिंदा है? ये सारे सस्पेंस नेक्स्ट एपिसोड में खुलेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, इसलिए मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ और रीच एकदम ख़त्म हो गई है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।